हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर से है। क्योंकि ये सीरीज जो है ना वो बीए प्रोग्राम और ऑनर्स वाले बच्चों के पास भी है और बीकॉम वाले बच्चों के लिए भी है। तो जो भी बच्चे जिनके पास सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो और ये सीरीज हाईली इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 1 के बारे में जहां पे मैं समझ रहा था मनी के कंसेप्ट को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी सप्लाई को, कि मनी सप्लाई होती क्या है, किस किस तरीके से हम मनी सप्लाई को मेजर कर सकते हैं, वो सब हम चीजें जो है ना इस कंप्लीट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836006 पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। अब कंसेप्ट क्या है हमारे पास, यूनिट नंबर होगा लेसन नंबर 1 मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग, और इसी का नाम ये भी है मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट। हम जो बात कर रहे थे ना तो ऐसा नंबर 1 तो था सिर्फ मनी के बारे में, जहां पे हमें मनी और बैंकिंग दोनों ही डिस्कस करनी है। और जो ये सीरीज है वो सेमेस्टर 4 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बच्चे बीए ऑनर्स में हैं, और सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए जो बीकॉम वगैरह में होंगे या फिर अदर सेमेस्टर में जिनके पास सब्जेक्ट सिर्फ क्या होगा, जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट होगा। अब समझते हैं मनी सप्लाई को। तो देखो, जैसे हम अदर गुड्स की डिमांड को डिस्कस करते हैं या फिर दूसरे गुड्स की, दूसरे सर्विस की डिमांड और सप्लाई को डिस्कस करते हैं, ऐसे ही मनी की डिमांड और सप्लाई भी होती है। अब बात ये आती है कि भैया क्या मनी के लिए भी इक्विलिब्रियम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी गुड्स के डिमांड और सप्लाई केस में होता है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर मनी की सप्लाई इकोनॉमी के अंदर ज्यादा हुई तो वो भी इकोनॉमी में दिक्कत क्रिएट करते हैं, और अगर मनी की सप्लाई कम हुई तो भी दिक्कतें होंगी। एक बार फटाफट डिस्कस करते हैं कि मनी की सप्लाई होने से, कम होने से और ज्यादा होने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है। मनी सप्लाई का मतलब ये है कि कितना पैसा मार्केट के अंदर घूम रहा है। 1 मिनट वेट करना, फिर डिस्कस करता हूं आगे। ठीक है, बस 1 मिनट, चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि मनी सप्लाई का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो भी पैसा इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट हो रखा है, ठीक है, यानी कि जो भी पैसा बायर्स के पास है गुड्स और सर्विस को खरीदने के लिए, या फिर जो भी पैसा सेलर्स के पास है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो सारा पैसा जो भी मनी मार्केट में फ्लो करता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई बोल के चलते हैं। वैसे मनी सप्लाई में बहुत सी चीजें आती हैं जो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये समझते हैं कि अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर ज्यादा होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो भी हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो है ना वो बहुत ही बेकार सिचुएशन बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि सबके पास पैसा होगा तो सब लोग डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ जाएगा। यानी कि जब भी सप्लाई से डिमांड बढ़ जाती है तो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, चीजों के रेट महंगे हो जाते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं, कई बार लोग बोल भी देते हैं ना कि भाई जब हमारे पास अपनी आरबीआई है, हमारे पास अपनी नोट छापने की मशीन है, तो हम सब लोगों को ज्यादा नोट छापे क्यों नहीं दे देते। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे करने से क्या होगा कि डिमांड तो बढ़ जाएगी लेकिन सप्लाई उस लेवल पे नहीं बढ़ पाएगी, जिसकी वजह से हमेशा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, लगातार इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी। लेकिन एक सिचुएशन इसका उल्टा भी होता है। अब उल्टी सिचुएशन क्या होती है कि अगर मान लो मनी सप्लाई कम हो जाए, अब मनी सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा कि लोगों के पास पैसा नहीं है डिमांड करने के लिए, तो जो प्रोड्यूसर जो सप्लाई कर रहे हैं वो उन्हें सस्ते में बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास उतना पैसा है ही नहीं कि वो उनके गुड्स को, उनकी सर्विसेज को अफोर्ड कर पाए, जिसकी वजह से होगा क्या कि डिफ्लेशन क्रिएट होगी, यानी कि इकोनॉमी के अंदर मंदी की सिचुएशन आएगी, रिसेशन आ सकता है। तो ये दोनों सिचुएशन जो है ना हमें आमतौर पे देखने को मिलते हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन हो चाहे वो डिफ्लेशन हो। इसलिए आरबीआई जो है ना वो मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करती है मनी सप्लाई की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो अब तक हमने समझा कि मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, ठीक है, और मनी सप्लाई की सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है। अब थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। तो मनी सप्लाई मींस ऑल द मनी दैट पीपल हैव इन एन इकोनॉमी एट वन स्पेसिफिक टाइम। मतलब जब हम किसी एक स्पेसिफिक या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करते हैं तो एक इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास कितना पैसा मौजूद है उसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई बोल के चलते हैं। चाहे वो पर्सन प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, इन्वेस्टर हो, कोई भी हो, जो भी पैसा एक स्पेसिफिक टाइम में एक इकोनॉमी के अंदर मौजूद होता है उसको मनी सप्लाई बोलते हैं। इट इज लाइक वी टेकिंग अ पिक्चर ऑफ हाउ मच मनी इज अवेलेबल राइट नाउ। इसमें हम ये देखते हैं कि कितना पैसा जो है ना करंटली मार्केट के अंदर फ्लो कर रहा है राइट नाउ, नॉट हाउ इट मूव्स अराउंड।
मनी सप्लाई इंक्लूड द मनी रेगुलर पीपल एंड बिजनेसेस हैव। मनी सप्लाई में वो पैसा भी आता है जो लोगों के पास रेगुलर यूज के लिए है या फिर बिजनेसेस के पास रेगुलर यूज के लिए है। क्योंकि हम सब जानते हैं हम सब के अपने कुछ हर दिन के कुछ दैनिक खर्चे होते हैं, है ना, जिसके लिए हम अपने पास पैसा रखते हैं, कैश रखते हैं, बैंक में रखते हैं, यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए हम पैसा खर्च करते हैं। तो ऐसे ही जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी पैसे की जरूरत पड़ती है डेली बेसिक पे। कुछ रॉ मटेरियल्स देने हैं, कुछ लोगों को वेजेस देने हैं, ठीक है। तो उन सब केसेस में एक प्रोड्यूसर भी आमतौर पर बहुत से खर्चे करता है, तो वो सब भी मनी सप्लाई के अंदर ही आते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड द मनी द गवर्नमेंट और बैंक्स हैव। ध्यान रखना, इसके अंदर वो पैसा नहीं आएगा जो या तो गवर्नमेंट के पास है या फिर बैंक के पास है, यानी कि वो पैसा जो गवर्नमेंट और बैंक के पास है वो यहाँ पे नहीं आता है। दिस हेल्प्स अस सी एग्जैक्टली हाउ मच मनी इज रेडी फॉर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। जो ये हमें समझाता है कि कितना पैसा बाय करने के लिए और सेल करने के लिए इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल है। तो वो बना हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग मनी सप्लाई इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी मेकर। अब मनी सप्लाई समझना पॉलिसी मेकर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिस्ट के लिए भी क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मनी सप्लाई को समझ के ही पॉलिसीज को बनाया जाता है। और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं रिसर्च करते वक्त मनी सप्लाई के कंसेप्ट को यूज करते हैं कि इकोनॉमी फर्दर कैसी होने वाली है, ग्रो करने वाली है या फिर कम होने वाली है ग्रोथ, वो सब डिस्कस करते हैं। तो पॉलिसी मेकर्स बिकॉज इट शोज हाउ मच मनी इज फ्लोटिंग अराउंड इन द इकोनॉमी, क्योंकि ये भी दिखाता है कि एक इकोनॉमी में कितना पैसा जो है वो बिखरा हुआ है या फिर कितना पैसा है। एंड हेल्प्स प्रिडिक्ट हाउ थिंग्स माइट चेंज। और इस चीज की सहायता से हम लोग जो है ना वो अलग अलग इकोनॉमिक सिचुएशंस को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब होते हैं बेनिफिट्स किस चीज के, मनी सप्लाई के, ठीक है। मनी सप्लाई को देखने के क्यों मनी सप्लाई इतना इंपॉर्टेंट है और मनी सप्लाई के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक सा कंसेप्ट मनी सप्लाई का। अब समझते हैं डिमांड डिपॉजिट। हम सब लोग ना बैंक के अंदर डिमांड डिपॉजिट करवाते हैं। अब ये बात समझते हैं कि डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। देखो, हम लोग एक सेविंग अकाउंट हम सबके पास होता है, हम वहां पे अपने पास क्या रखते हैं, बैंक में पैसा रखते हैं अपने, जिसके जरिए हमें जब भी जहां पे भी जो सी ट्रांजेक्शन करनी है, चाहे वो यूपीआई के थ्रू हो, नेट बैंकिंग के थ्रू हो, हम आराम से कर सकते हैं, है ना। हम डेली बेसिक पे आजकल यूपीआई को बड़े लेवल पे यूज भी करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज भी करते हैं, लेकिन वो जब भी कर पाएंगे जब हमारे पास बैंक अकाउंट में क्या होगा, पैसा होगा, है ना। तो इसलिए इसका कंसेप्ट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि ये वो पैसा होता है तुमने बैंक में जमा करवा रखा होता है सिर्फ इस पर्पस के लिए कि जब भी हम बैंक में वो पैसा लेने जाएंगे हम वो पैसा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। यानी कि जब मुझे मन कर रहा है मैं उस पैसे को खर्च कर सकता हूं, मुझे उसके लिए किसी भी बैंकर की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही चीज यहाँ पे है डिमांड डिपॉजिट। इट इज लाइक रेगुलर चेकिंग अकाउंट। ये एक रेगुलर चेकिंग अकाउंट होता है। पुट मनी इन एंड टेक इट आउट व्हेनेवर वांट, मतलब जब मुझे जरूरत है उसमें पैसा डाल दूंगा, जब मेरी इच्छा होगी, जब मेरा मन करेगा मैं उस पैसे को निकाल भी सकता हूं विदाउट टेलिंग द बैंक इन एडवांस। मुझे बैंक को एडवांस में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर मैं एक लिमिट को एक्सीड कर रहा हूं तो मुझे बैंक को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई बार ट्रांजैक्शन की भी होगी, जब हम एक बड़े अमाउंट का चेक इशू करते हैं तब हमें बैंक से परमिशन लेनी पड़ती है, बैंक को बताना पड़ता है कि मैंने एक चेक इशू किया है, तभी बैंक जो है उस पेमेंट को करता है, वरना बैंक उस पेमेंट को नहीं करता है अगर सेविंग अकाउंट है तो। हाँ, अगर करंट अकाउंट है फिर तो फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज सुपर इजी एंड कन्वीनियंट। ये एक सुपर इजी और कन्वीनियंट मेथड है फॉर एवरीडे स्टफ, हर एक दिन की स्टफ लाइक बाइंग थिंग्स के लिए और पेइंग बिल्स, अगर मैं कुछ बिल वगैरह पे करनी है तो उस चीज के लिए। तो ये तो हो गया डिमांड डिपॉजिट। नाम ही है इसका डिमांड डिपॉजिट कि भाई ऐसा डिपॉजिट जब हमारी इच्छा होगी, जब हमारा मन करेगा हम उसकी डिमांड वापस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक होता है टाइम डिपॉजिट। और एक चीज और, डिमांड डिपॉजिट में हमेशा आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलेगा। जैसे कि हमने देखा भी होगा कि सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट जनरली 2-3-4% का ही रहता है। उसका एक मेन रीजन भी यही है। और मेन रीजन क्या है, क्योंकि हम इसमें से पैसा जब मर्जी निकाल सकते हैं। अब इसका उल्टा थोड़ा सा टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अपने अमाउंट को फिक्स कर दिया बैंक में। वो कुछ महीने भी हो सकते हैं, कुछ साल भी। सपोज
सपोज करो 6 महीने हो गए, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक की हमने एफडी करवा दी, तो बैंक उस पर हमें हायर इंटरेस्ट पे करता है 7%, 8%, क्योंकि बैंक को पता है ये पैसा अब लॉक इन पीरियड के अंदर चला गया है। जो सेवर है या फिर जो इन्वेस्टर है या फिर जो डिपॉजिटर है वो इस पैसे को जल्दी से मार्केट मतलब जल्दी से बैंक से नहीं निकालेगा। तो उस चीज़ के लिए जो बैंक्स हैं वो हायर इंटरेस्ट पे करते हैं। और अगर कोई अपनी डिपॉजिट, आपने सुना अगर कोई अपनी एफडीज को तोड़ता भी है तो उस पर फाइन भी लगाया जाता है। इसे लोग एफडी को बहुत सोच समझ के करते हैं कि हमें वो पैसा एक लॉन्ग टर्म में यूज करना है, शॉर्ट टर्म उस पैसे को यूज नहीं करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो स्पेशल सेविंग्स अकाउंट फॉर फिक्स्ड अमाउंट, एक स्पेशल सेविंग अकाउंट होता है एक फिक्स अमाउंट के लिए ऑफ टाइम, मे बी अ फ्यू मंथ्स, जिसमें कुछ महीने भी हो सकते हैं और इवन ईयर्स, और कुछ साल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है हम एफडी किस टाइम पीरियड तक के लिए करवा रहे हैं। इसके बाद क्या आता है कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक की बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक वही जहां पे हम अपना अकाउंट खोलते हैं। देखो दो ही तरह के बैंक होते हैं जनरली, एक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पर उसमें नॉर्मल लोग अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, वो होता है बैंकर्स गवर्नमेंट्स बैंक या फिर बैंकर्स बैंक बोलते हैं आरबीआई को। लेकिन जब बात करते हैं कमर्शियल बैंक की तो यहाँ पे हम सब अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, चाहे वो करंट अकाउंट हो, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो। अ कमर्शियल बैंक इज लाइक अ फाइनेंशियल हब, ये एक फाइनेंशियल हब होता है वेयर यू कीप योर मनी एंड सेफ एंड कैन डू वेरियस मनी रिलेटेड थिंग्स, जहाँ पे हम मनी से रिलेटेड हजारों तरह की चीजें, हजारों तरह की सर्विसेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आजकल से ऑनलाइन आया है तो चीजें और ज्यादा क्या हो गई, यूजफुल हो गई है। पैसा रखना सेफ भी है, पैसा आपका कभी गायब नहीं होगा। हाँ वो अलग बात है कि कुछ साइबर क्राइम्स की वजह से उस पैसे को निकाला भी जा सकता है अगर लोग अच्छे तरीके से उस पैसे को संभाल नहीं पा रहे हैं तो, है ना। तो वही चीज़ है, कमर्शियल बैंक जो है ना वो वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन है अपने पैसे को रखने का, क्योंकि यहाँ से चोरी भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, आपको तो बैंक को पे करना ही पड़ेगा, बैंक तो आपको पे करेगा ही वो पैसे, तो वही सेम चीज़ है। तो कमर्शियल बैंक एक अच्छा ऑप्शन बनता है यहाँ पे। अब इसके बाद अगली पेमेंट किस चीज़ की आती है, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं IPPB, बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एरियाज। अब जो पोस्ट ऑफिस है वो जनरली कहाँ पे होते हैं, रूरल एरियाज में, रूरल यानी कि जो गांव के इलाके होते हैं। गांव में बैंक इतने फेमस होते हैं जितनी पोस्ट सर्विसेज होती हैं। आप कभी भी अगर ग्रामीण इलाके में गए होंगे आपको वहाँ पे बैंक्स नहीं मिलेंगे, ATMs बहुत कम मिलेंगे, लेकिन पोस्टल सर्विसेज जो है ना वो बहुत बड़े लेवल पर मिलेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डोर टू डोर सर्विस देते हैं गाँव के लोगों को, और गाँव के लोग जो है ना वो ज़्यादा कन्वीनियंट महसूस करते हैं वहाँ पे अपना पैसा जमा करवाने में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB। तो ये कुछ तरीके होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं डेली लाइफ में। इसके बाद क्या आता है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेजर कैसे करते हैं, इसके पहले ही बहुत सारे फंडामेंटल्स आए, लेकिन जो करंट में मनी सप्लाई मेजर करने के तरीके हैं वो ये हैं। क्या आपको M4 तक डिस्कस करना होगा। अब M4 तक क्या, M1, M2, M3 और M4। अब M4 क्या है, पहले समझते हैं M1 को। M1 में क्या है, C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब क्या है कि करेंसी विद पब्लिक, यानी लोगों के पास कितना पैसा करेंसी की फॉर्म में मौजूद है, तो उसको क्या बोलते हैं, C बोलते हैं। फिर क्या होता है DD यानी कि डिमांड डिपॉजिट, जिसकी बात मैंने यहाँ पे की थी कि भाई ऐसा कितना पैसा है जो बैंक में रखा है और जिसे लोग जब मर्जी चाहें डिपॉजिट मतलब निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिपॉजिट कर रखा है, जब मैं चाहे तो बैंक से डिमांड कर सकते हैं बिना बैंक में पहले ही बताए, जो हमने डिस्कस किया भी था अभी। फिर होता है OD यानी कि अदर डिपॉजिट विद RBI, जो बाकी डिपॉजिट हैं वो भी इसके अंदर क्या आते हैं। तो ये हो गया हमारा M1, तो ये हो गया हमारा M1 पार्ट खत्म। इसके बाद M2 में क्या आता है वो समझते हैं। देखो M2 में M1 की सारी चीजें रहेंगी। M2 में क्या रहेगा, M1 यानी कि तीनों चीजें, तीनों कंपोनेंट, CB यानी कि C यानी कि करेंसी विद पब्लिक, DD डिमांड डिपॉजिट, OD अदर डिपॉजिट। इसके साथ क्या रहेगा, डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। अब इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाती है कि पोस्ट ऑफिस में कितना पैसा रखा हुआ है, इसको बोलते हैं लिक्विड मनी। क्योंकि देखो हर एक एसेट लिक्विड जरूरी नहीं है, लिक्विडिटी डिपेंड करती है आपने पैसा कहाँ रखा है। जैसे कैश हाईली लिक्विड होता है, बैंक्स भी लिक्विड के अंदर आता है, क्योंकि जब मर्जी आप चाहो तो बैंक से पैसा निकाल सकते हो। सेम ऐसे ही जो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट, वो भी चाहे तो लोग जब मर्जी पोस्ट ऑफिस में जाकर निकलवा सकते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, लिक्विड मनी की फॉर्म ही बोलते हैं। इसके बाद M3 में क्या आता है, M2 प्लस में टाइम डिपॉजिट।
डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या, वो पैसा जो बैंक्स में रखा तो है लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक, फॉर एग्जांपल एक एफडी करवा दी, फिक्स डिपॉजिट करवा दी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कुछ महीनों के लिए, 5 साल के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट की एक पर्टिकुलर टाइम बाउंडेशन के लिए हमने उस पैसे को लॉक कर दिया है, उससे पहले उस पैसे को यूज नहीं कर पाएंगे। तो M2 प्लस में टाइम डिपॉजिट विद बैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी। इसके बाद क्या आता है M4, M4 में क्या आता है, एक तो M3 यानी कि ऊपर के सारे कंपोनेंट आएंगे M4 के अंदर, ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ऑल डिपॉजिट एक्सेप्ट NSE, इसको छोड़ के, ठीक है, हार्ड मनी इसको हम बोलते हैं, ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, सारे जो पैसा आएगा ना वो सब इसके अंदर काउंट होगा। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं जिसके जरिए हम मनी सप्लाई को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कि मनी सप्लाई मेजर कैसे की जा सकती है और मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जब हम बात करेंगे मनी के कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना है वो उतार ले।